हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मंच चौरसिया। अब तक हम लोगों ने 4 टॉपिक्स कवर किए, थर्ड टॉपिक्स, फोर्थ स्टार्ट करने वाले। जो हमने देखा, सबसे फर्स्ट टॉपिक था वो था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। सेकंड जो था वो हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज। थर्ड जो था वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन। सबसे पहले हमें ये जानना है कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है। जनरेशन क्या है? पीढ़ी। जिस तरह से हमारे पास जनरेशन में किस तरीके से कौन सा बदलाव हुआ और कंप्यूटर में क्या बदलाव हुआ और क्या नई चीज़ें आई, और वो जो बदलाव होता गया वही हमारे जनरेशन्स कहलाने लगे। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास जो जनरेशन्स हैं इस समय हमारे पास 10th जनरेशन तक आ चुका है, बट जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो 5th जनरेशन तक ही आते हैं। 5th जनरेशन तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 5th जनरेशन तक की सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, एक बेसिक लेवल पे जो पूछा जाता है वो 5th जनरेशन तक आता है, और उसे हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। जनरेशन में बदलाव क्या हुआ, किस तरीके से। एक चीज़ थोड़ी सी डाउट की होती है, आप जितनी बुक में पढ़ेंगे उतने तरीके का मिलेगा, वो होता है कंप्यूटर जनरेशन के ईयर। ये जो ईयर है, ये ईयर्स में कहीं पे आपको मिलेगा जो फर्स्ट जनरेशन है 1942, कहीं पे 41, कहीं पे 1939, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप 2-3 बुक से पढ़िए, अलग अलग साइट से पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा कि इनमें अंतर आपको 1-2 साल का अंतर, एक साल का गैप आपको मिलेगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी इनमें से एक ईयर उठा सकते हो। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है उस जनरेशन, जो टाइम पीरियड होता है उसमें क्या इवेल्युएट हुआ और क्या चीज़ें उसमें उसने क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसे बदल दिया गया, नेक्स्ट जनरेशन में भेजा गया, अगली पीढ़ी बना दी गई। वो क्या है वो देखेंगे हम लोग जनरेशन में। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट बड़ा, मतलब एक बहुत ही स्टार्टिंग में, इनिशियल में हमारा जो कंप्यूटर आया, हमारा जो डिजिटल मशीन आई, वो हमारा फर्स्ट जनरेशन कहलाता। और वो हमारा कब आया? 1940 में हमारे पास सबसे पहला जनरेशन आया। आज जैसे हम लोगों को क्या होता है कि एक कंप्यूटर लेते हैं और कई सारे लोगों का काम अकेले कर लेते हैं, लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम क्या था कि कंप्यूटर में, एक मशीन के अंदर एक कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए कम से कम 50 से 60 लोग लगते थे, 50 to 60 पर्सन्स लगते थे एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। फर्स्ट जनरेशन जब हमारे पास कंप्यूटर आया था तो उसे ऑपरेट करने के लिए इतने लोगों की ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम का जो टेक्निक थी, उस टाइम जो डेटा हमारे पास यूज होता था, कैसे होता था, उस समय जो ऑपरेशंस होते थे उसके अंदर की जो सबसे फर्स्ट जनरेशन किस बेस पे माना जाता था, वो वैक्यूम ट्यूब। मतलब अगर उसके अंदर कोई ऑपरेशन होता था, उसके अंदर कोई सर्किट लगी होती थी, तो वो वैक्यूम ट्यूब सर्किट लगी थी। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस बेस पे वर्क होता था, फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्निक यूज होती थी। वो टेक्निक हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्निक है जिसके थ्रू ये यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन की सबसे जो अचीवमेंट था वो वैक्यूम ट्यूब का था। वैक्यूम ट्यूब को जिन्होंने डेवलप किया उनका नाम था ली डी फॉरेस्ट। ली डी फॉरेस्ट वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किया और हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इवेलुएट होके आया। ठीक है, अब उस टाइम
वैक्यूम ट्यूब बेस पे वर्क हुआ। और मैग्नेटिक ड्रम, उस समय जो मेमोरी यूज होती थी, जैसे आज हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ऐसी चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम जो स्टोरेज मेमोरी का यूज किया जाता था, हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। तो मेमोरी के लिए जो यूज किया हम लोगों ने उस टाइम, वो हमारा मैग्नेटिक ड्रम यूज किया गया। मैग्नेटिक ड्रम के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम। थर्ड पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे, वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हम लोगों ने पिछले वीडियो में, हमारी जो सेकेंड वीडियो बनी हुई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाके आप हमारी सेकेंड वीडियो देखिए, जहाँ पे हमने लैंग्वेज चैप्टर को पढ़ाया था। तो उस चैप्टर में हमने बताया था मशीन लैंग्वेज के बारे में कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज क्या है, तो फर्स्ट जनरेशन, मतलब हमारा जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो वो मशीन लैंग्वेज पे काम करता था। मशीन लैंग्वेज मीन्स 0 और 1, मतलब 0 एंड 1 या और 1 पे, मतलब इस पे हमारे पास ये काम करता था, बाइनरी नंबर पे काम करता था, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो ये मशीन लैंग्वेज पे वर्क करता था हमारा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अच्छी क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक अनरिलायबल वैल्यू है। अनरिलायबल, जैसे आपको पता है आज हम पूरे के पूरे मशीन पे डिपेंड थे, आज हम पूरे के पूरे मशीन पे डिपेंड हैं। मशीन कोई भी काम करते हैं हम तो मशीन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कोई भी कैलकुलेशन है, अगर हमने किसी ह्यूमन से कोई भी कैलकुलेशन कराया तो वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, हम उस पर ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन मशीन पे ज़्यादा रिलायबल होते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था, जब कंप्यूटर आया था फर्स्ट जनरेशन, तो उस टाइम क्या था, लोग मशीन को अनरिलायबल समझते थे, उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। रीज़न क्या था, लोगों को बहुत कम समझ में आता था। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज थी, सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी जो सिर्फ मशीन समझती थी, जिससे यूजर्स को कंप्यूटर चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था और इस वजह से वो अनरिलायबल होती थी। लार्ज इन साइज, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लार्ज इन साइज। ये काफ़ी बड़े साइज में होता था, पूरे एक कमरे में लगता था। आपको मैं बता दूं, जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था यूनिवैक हमारा सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया। उसमें क्या था, उसकी हाइट जो थी वो 8 फीट हाइट थी और 15 फीट लंबा था। आप खुद इससे लगा सकते हो कि एक कंप्यूटर की साइज 8 फीट हाइट और उसकी जो लेंथ थी वो थी 15 फीट, और उसका जो वेट था वो हमारे पास 5 टन। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि आज हमारी मोबाइल जो है वो मैक्सिमम 50 ग्राम 100 ग्राम, बस यही इतने में, मतलब इतना हल्का है। लेकिन तब उस टाइम जो हमारा डिजिटल मशीनें थी, वो मशीन 5 टन की थी, मतलब 5 टन मीन्स आप समझ सकते हो कि कितना वेट था। और उसको एक बड़े कमरे के अंदर शिफ्ट करना पड़ता था, और जब वो शिफ्ट हो जाता था तब उसको चलाने के लिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि उसे काफ़ी, एक पर्सन नहीं, उसे लगभग 50 to 60 पर्सन्स ऑपरेट करते थे, उसे चलाते थे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टी थी वो ये है। और इसमें जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या पूछा जाता है, सबसे पहले चीज़ कि वैक्यूम ट्यूब के बारे में आपको जो लर्न करना है, जो याद रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो हमारा होता है वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब एंड लीडी फॉरेस्ट, ये पॉइंट, मैग्नेटिक ड्रम, मशीन लैंग्वेज। तो ये जो सारी चीज़ें हमने अभी तक पॉइंट किया है, एग्जाम्स में कोई भी एग्ज़ाम होता है, लाइक जैसे भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम्स, मतलब कोई भी जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन से क्वेरी बनती है, क्वेश्चन बनता है, वो यही बनते हैं। और इसी के थ्रू हम इसे कैलकुलेट और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं, ये सारे ऑप्शनल पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये तो था हमारे पास
फर्स्ट जनरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, सेकेंड जनरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन के बारे में। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो चलिए हमारे पास अब तक हमने देखा फर्स्ट जनरेशन, उसका टाइम पीरियड क्या था 40 to 56। अब हमारे पास जो सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन की जो टाइम पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो 1956 to 1963। तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। अब हमारे पास फर्स्ट से सेकेंड में क्या ऐसा बदलाव हुआ कि जिससे ये सेकेंड जनरेशन कहलाने लगा। तो इसके जो जिसका बदलाव का रीज़न था, जो बदलाव हुआ उसका बस एक ही रीज़न था कि वैक्यूम ट्यूब बड़े आकार में आता था, तो उसे रिप्लेस, मतलब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे हम, जिसकी वजह से कंप्यूटर की जो साइज है वो छोटी हो गई। फर्स्ट जनरेशन में जो था वो 50 and 60% यूज करते थे, उसे ऑपरेट करते थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को मैक्सिमम 4-5 लोगों ने ही कंट्रोल करने लगा, उसे ऑपरेट करने लगे। ऑपरेट करके क्यों ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब की साइज बड़ी थी, जिसकी वजह से उस जनरेशन का कंप्यूटर काफ़ी बड़ा था, लेकिन ट्रांजिस्टर एक चिप में आ गया और चिप की वजह से उसकी साइज छोटी हो गई, जिसे 4 से 5 लोग काफ़ी आसान तरीके से यूज करने लगे। और ट्रांजिस्टर का जब डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ तो था 1947 में, लेकिन इसका जो यूज किया गया वो सेकेंड जनरेशन में किया गया, 1956 के जनरेशन में इसका यूज किया गया। और उसे जो हमारा ट्रांजिस्टर बना हुआ था, वो एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किस चीज़ का बना है, तो उस किस चीज़ का है, वो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का बना होता है। एग्जाम में यही क्वेश्चंस बनते हैं, पूछा जाता है सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, तो वो हमारा ट्रांजिस्टर किस धातु का बना होता है, ट्रांजिस्टर किस एलिमेंट का बना होता है, वो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इन दोनों से मिल के बना होता है। ठीक है, अब इस ट्रांजिस्टर को जिन्होंने डेवलप किया वो है कौन, जे बर्डेन, H.W. ब्रेटन एंड W. शॉकली। ये 3 साइंटिस्ट हैं, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ट्रांजिस्टर को इवेल्युएट किया, ट्रांजिस्टर का इवेल्युएशन किया, ये ही 3 साइंटिस्ट हैं। अब ट्रांजिस्टर हो गया और इनके डेवलपर्स हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यूजर को क्या था कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर को बहुत कम लोगों को समझ में आता था। रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। लेकिन इसमें क्या है, कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स की संख्या बढ़ गई, किस लिए, लोगों को कंप्यूटर धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन को ज़्यादा लोग लाइक करने लगे। क्यों, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज को भी यूज करने लगा, मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज को भी यूज करने लगा। असेंबली लैंग्वेज क्या है, हमने पीछे लैंग्वेज चैप्टर पढ़ा है, आप वहाँ जाके एक बार लैंग्वेज चैप्टर पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये मशीन लैंग्वेज क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये लो लेवल लैंग्वेज क्या है। तो इन दोनों को, जैसे कि ये लो लेवल और मिड लेवल दोनों को सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर समझ में आने लगा। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर समझ में तो आने लगा, क्यों, क्योंकि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों यूज होने लगा, जिससे यूजर को कंप्यूटर से काफ़ी हेल्प मिलने लगी। क्यों, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी को समझ में नहीं आती, सिर्फ मशीन को समझ में आती है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो यूजर को भी
100% नहीं 50% तो अच्छे से समझ में आती है। इसलिए सेकेंड जनरेशन से जो कंप्यूटर्स हमारे पास यूज होने लगे, जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे है 1956 टू 1963, इस पीरियड में ट्रांजिस्टर के थ्रू जो यूज होने लगा और असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ, लोगों को काफ़ी पसंद होने लगा, लोग इसको लाइक करने लगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था कि वो काफ़ी हीट हो जाता था, बहुत बड़े साइज में था, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था। लेकिन सेकेंड जनरेशन क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, साइज में छोटा हो गया, वेट में कम हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा चीपर हो गया, सस्ता हो गया, लोगों को आसानी से इसकी भाषा समझ में आने लगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन के बारे में देखते हैं। अब हमारा थर्ड जनरेशन कैसे यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोगों ने सेकेंड देखा, अब देखते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन को थर्ड जनरेशन में कन्वर्ट होने का जो रीजन था वो था इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। जैसे हमने देखा फर्स्ट जनरेशन को रिमूव करने का जो सबसे बड़ा सेकेंड जनरेशन में आने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। अब क्या किया इसने, ट्रांजिस्टर को रिमूव करके आईसी का यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सिंगल यूजर सिस्टम बन गया। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो जनरेशन्स थी ये सिंगल यूजर नहीं था, मल्टीपल यूजर्स थे, 2-4 लोग, एक से ज़्यादा लोग उसे ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ये क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में आईसी की वजह से, इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से ये बिल्कुल एक चिप में हो गया, और चिप की वजह से वो सिंगल यूजर हो गया, और एक डेस्कटॉप, यहाँ से हमारे पास डेस्कटॉप एक सिंगल यूजर सिस्टम बन के आया। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेज यूज होने लगे। हाई लेवल लैंग्वेज, मैं आपसे फिर से एक बार कहता हूँ कि आप पीछे लैंग्वेज वाला चैप्टर देखिए, वहाँ मिड लेवल, हाई लेवल, मशीन लेवल, ये क्या हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, जो इसको हम बार बार बता रहे हैं, ये है क्या। अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो इसी को देख रहे हो तो आप बैक में जाके मेरे सेकंड लेक्चर को देखिए, वहाँ पे मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और फिर आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। इसमें यूजर को काफ़ी आसानी होने लगी, कंप्यूटर को चलाने में काफ़ी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूजर्स, नंबर ऑफ़ यूजर्स बढ़ने लगे। रिलायबल कंपेयर देन सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की जो रिलायबल, ज़्यादा रिलायबल हो गए लोगों को धीरे धीरे मशीन पे ट्रस्ट होने लगा। क्यों, क्योंकि इसमें आईसी है। आईसी होने से क्या हुआ, इसकी जो कैलकुलेशन करने की क्षमता थी वो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिस्टर बहुत हाई हो गई, इसलिए इसे हाई स्पीड बोलते हैं। काफ़ी हाई स्पीड कैलकुलेट, मतलब ये माइक्रो सेकेंड तक के आईसी के थ्रू, माइक्रो सेकेंड मतलब एक हाई स्पीड उसके थ्रू यूज करने लगा। हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, इन सारे लैंग्वेज को यूज करने लगे। इसकी हम इस जनरेशन के अंदर इसका यूज होने लगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस जनरेशन की कि इस जनरेशन में कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज होने लगा। अब आप सोचते होंगे कि अगर ये थर्ड जनरेशन में है तो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में क्या कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं था? जी बिल्कुल नहीं था। उस टाइम सिर्फ एनालॉग और डिजिटल एक पंच मशीन के थ्रू यूज किया जाता था, इनपुट्स कराए जाते थे। लेकिन थर्ड जनरेशन से कीबोर्ड एंड माउस का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी मदद से कीबोर्ड और माउस की ही हेल्प से ये सिंगल यूजर बन चुका है और सिंगल यूजर पे वर्क करता है। तो इस जनरेशन में जो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो बनता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट एक थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी पे वर्क होता था? तो आईसी के टेक्नोलॉजी पे वर्क होता था। उसके डेवलपर्स के नाम
रॉबर्ट नॉइस, जैक किल्बी, ये लोग हैं जिन्होंने इसे डेवलप किया और 1958 में इसका डेवलपमेंट हुआ। 1958 में इस आईसी को जनरेट किया गया इन दो साइंटिस्ट के थ्रू। और किस एलिमेंट का बना होता है, तो वो सिलिकॉन का बना होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आईसी जो होती है, थर्ड जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है आईसी, उस आईसी वो किस एलिमेंट का बना होता है, तो वो सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है। और कीबोर्ड एंड माउस हमारे थर्ड जनरेशन में यूज होने लगे। तो थर्ड जनरेशन की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो यही है। ठीक है। तो कंपेयर देन फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन काफ़ी फास्ट हो गया, चीपर हो गया, लोगों को चीज़ें समझ में आने लगी, लोग थर्ड जनरेशन के प्रति काफ़ी रिलायबल हो गए। तो इस तरीके से हमारी ये जो थर्ड जनरेशन की प्रॉपर्टीज़ थी वो यही है। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे फोर्थ जनरेशन में क्या चीज़ आया। अब तक हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब देखने वाले हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। हमारे पास ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो किस तरीके से यूज होता है, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1971 टू 1983 ये इसका टाइम ड्यूरेशन था। थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में जो बदलाव का रीजन था वो था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की मदद से थर्ड से ये फोर्थ में गया, मतलब जहाँ पे आईसी यूज होती थी उसकी जगह पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हमारा जो ये सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट, मतलब माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड में वर्क करने लगा। आप समझ सकते हो कि इसी वजह से वो माइक्रो प्रोसेसर बना किसके थ्रू, किस टेक्नोलॉजी की मदद से, VLSI, जिसे हम बोलते हैं VLSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी की मदद से ये बनाया गया हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ये काफ़ी लैपटॉप में भी कन्वर्ट हुआ। जैसे आप कहते हो सिंगल ईयर तक थर्ड में क्या था, सिर्फ डेस्कटॉप था, अब ये पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब में कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हो गया और मेनी हाई लेवल लैंग्वेजेज यूज करने लगा। अब ये बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो, जैसे C++, जावा, पाइथन, ऐसे जो बहुत सारे आज हजारों हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जिनका यूज फोर्थ जनरेशन में होने लगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फोर्थ जनरेशन से ही हमारी नेटवर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इससे पहले नेटवर्क बेस्ड वर्क नहीं होता था। नेटवर्किंग जो हमारे पास आया, नेटवर्क बेस्ड पे जो काम होने लगा वो फोर्थ जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो ये हमारे पास जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो क्या है कि फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, तो VLSI की मदद से जो हमारे पास टेक्नोलॉजी क्रिएट की गई वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज हुआ, जिसमें बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा और नेटवर्किंग बेस ये वर्क करने लगा। ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन है, फिफ्थ एंड लास्ट, क्योंकि जैसे अभी हमने बताया कि हमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो फिफ्थ तक पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे फिफ्थ तक ही हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में। फिफ्थ जनरेशन, अब तक हमने देखा थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमें जो देखना है फिफ्थ। तो फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में जो बदलाव हुआ वो क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर की जगह पे यहाँ पे जो रिमूव होके यूज हुआ वो हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम बोलते हैं AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ऐसी मशीनें जो खुद से डिसीजन ले सके, खुद से
सारी छोटी से छोटी, जैसे आर्टिफिशियल, जिसमें इमेज एंड ग्राफ, मतलब 3D एनिमेशन, ये जो सारी चीज़ें आई वो AI के थ्रू, AI 5th जनरेशन में आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पे 3D हमारे पास आई, इमेज आया, ग्राफ्स आए, HD आया, हाई डेफिनेशन चीज़ें आई, ये हमारे पास वो 5th जनरेशन में आया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नेचुरल लैंग्वेज, 5th जनरेशन में नेचुरल लैंग्वेज का यूज होने लगा। अब ये नेचुरल लैंग्वेज क्या है? जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ बायोमेट्रिक्स हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI बेस्ड ही है, ऐसी चीज़ें जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, लर्न करती है। जैसे आज आप देखते हो सभी जगहों पे, जैसे हमारा आधार कार्ड है तो बायोमेट्रिक्स, हम अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं उस पर और वो मशीन उसे लर्न कर लेती है। आई को हम अपने आँखों से पासवर्ड लगाते हैं, अपने फिंगर से पासवर्ड लगाते हैं। तो ये जो पासवर्ड्स लगाने हमारी नेचुरल भाषा, इसे बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज। तो ये नेचुरल लैंग्वेज को रीड करने लगा किसकी मदद से? AI। और ये किस जनरेशन में? 5th जनरेशन में ये सारी चीज़ें होने लगी। क्वांटम कंप्यूटेशन मतलब छोटी से छोटी गणना। अब इससे क्या होता है, जैसे आपको सुना होगा आज हम चांद पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, मतलब मार्स पे, चांद पे, इस तरह से हमें जो एक जगह से दूसरे ग्रह पे पहुंच जा रहे हैं, किसकी मदद से? क्वांटम कंप्यूटेशन मतलब सुपर कंप्यूटर, सीधा आप कह सकते हो सुपर कंप्यूटर। तो 5th जनरेशन से हमारे सुपर कंप्यूटर्स आए, सुपर कंप्यूटर बेस्ड हुआ, जिससे क्या हुआ, वो छोटी से छोटी गणनाओं को सॉल्व करने लगा। और हम आज जितनी भी चीज़ें, लाइक कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है, या फिर आज हम घर बैठे इंटरनेट से, या सारे डेटा सर्वर्स, ये सारी चीज़ जो बात होती है ये किसके बेस्ड पे है? AI बेस्ड पे है। और इसी के थ्रू हम छोटी से छोटी संख्या कैलकुलेट कर सकते, चाहे पॉइंट की वो वैल्यू 10,000 डिजिट तक क्यों नहीं चली जाए, उसे भी ये कैलकुलेट कर लेता है, किसकी मदद से? AI मतलब 5th जनरेशन। तो ये था हमारे पास कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। 1st में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, 2nd में ट्रांजिस्टर, 3rd में IC इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th में माइक्रो प्रोसेसर और 5th में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट में उसे टाइप कीजिए। उस क्वेरी को, अपनी क्वेरी को आप सिर्फ इसी के लिए नहीं, अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसको आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो हम लोग उसका एक लेक्चर तैयार करें और आपको दें, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड थैंक यू।